आज के इस गहन चर्चा में स्वागत है। आज हमारे सामने जो रिसर्च और दस्तावेज है ना, वो एक बहुत ही अजीब और हैरान करने वाली कहानी बयां करते हैं। बहुत ही दिलचस्प दस्तावेज हैं ये। बिल्कुल। और ये एक ऐसा विरोधाभास है जो हमारे घरों के किसी कोने में रखी सिलाई मशीन जैसी एक साधारण चीज को पेटेंट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के आधुनिक इतिहास के साथ जोड़ देता है। सही कहा। मतलब सिलाई मशीन और पेटेंट कानून का ये जुड़ाव पहली नजर में थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, तो आज की हमारी इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य यही खोजना है कि पेटेंट की ये जो पूरी व्यवस्था है वो किस तरह से इनोवेशन को बढ़ावा देती है और कैसे कभी-कभी ये उसी इनोवेशन के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट भी बन जाती है। जी, और ये दस्तावेज इसी बात का बहुत गहराई से विश्लेषण करते हैं। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। अगर हम 1800 के दशक के मध्य की दुनिया की कल्पना करें तो जो कि आज के हिसाब से थोड़ा मुश्किल है। हाँ, बिल्कुल मुश्किल है। उस समय सिलाई का पूरा काम सिर्फ और सिर्फ हाथों से होता था, चाहे वो घर के कपड़े हों या बड़े स्तर पर बनने वाले टेंट हों। हर एक टांके के लिए घंटों तक कमर झुकाकर बैठना पड़ता था। और टेक्सटाइल मिलों के आने के बाद कपड़े का उत्पादन तो तेज हो गया था, लेकिन सिलाई का काम तब भी पूरी तरह से इंसानी हाथों पर ही निर्भर था। यानी दुनिया को एक ऐसी मशीन की सख्त जरूरत थी जो इस उबाऊ काम को मशीनी रूप दे सके। और यहीं पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक संदर्भ आता है। जब भी समाज में ऐसी कोई बड़ी जरूरत पैदा होती है तो माना जाता है कि आविष्कारक दिन रात एक कर देते हैं। लेकिन सिलाई मशीन के इतिहास में जो हुआ वो हमारी आम धारणा से बिल्कुल अलग था। मतलब वो जो एक छवि बनी होती है कि कोई एक जीनियस वैज्ञानिक अपनी लैब में अकेले काम कर रहा है। बिल्कुल, वो जो अकेला जीनियस वाली छवि है वो अक्सर गलत होती है। वास्तविकता यह है कि इतिहास में कई बड़े आविष्कार किसी एक व्यक्ति के दिमाग की उपज नहीं होते। वे कई अलग अलग बिखरी हुई खोजों का सामूहिक परिणाम होते हैं। तो सिलाई मशीन के मामले में भी कोई एक चमत्कारी आविष्कार नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये छोटे छोटे कई समाधानों का एक बहुत ही जटिल समूह था जो दुनिया के अलग अलग कोनों में विकसित किया जा रहा था। हमारे स्रोतों में 1800 के दशक की इस पहेली का बहुत गहराई से जिक्र है। दस्तावेजों से पता चलता है कि 4 अलग-अलग आविष्कारकों ने इस पहेली के 4 अलग-अलग हिस्से सुलझाए थे। हाँ, वे 4 आविष्कार वास्तव में सिलाई के इतिहास के आहा मोमेंट थे। श्रोताओं के लिए ये जानना काफी दिलचस्प होगा कि वे 4 प्रमुख हिस्से क्या थे। तो सबसे पहले एलियास होवे का नाम आता है। उन्होंने जो बदलाव किया वो सुनने में बहुत साधारण लगता है। सुई के छेद वाला बदलाव। जी, सदियों से सुई में धागा डालने वाला छेद सुई के पिछले हिस्से में होता था। होवे ने उस छेद को सुई के आगे की तरफ एकदम नोक के पास कर दिया, जिससे मशीन के लिए धागे को कपड़े के आर पार ले जाना संभव हो गया। बिल्कुल, ये उस समय के लिए एक बहुत बड़ी तकनीकी छलांग थी। इसके बाद एलन विल्सन का योगदान आता है, जिन्होंने वो 4 मोशन फीड का आविष्कार किया था। सही कहा। पहले सिलाई करते समय कपड़े को हाथ से खिसकाना पड़ता था, जिससे सिलाई टेढ़ी हो जाती थी। विल्सन की तकनीक ने मशीन के निचले हिस्से में छोटे दांत लगा दिए, जो कपड़े को अपने आप आगे धकेलते थे। और तीसरा बड़ा नाम आइजैक सिंगर का है। जी, सिंगर ने मशीन में पैर से चलने वाला पैडल लगा दिया, जिससे सिलाई करने वाले के दोनों हाथ आजाद हो गए। हाँ, और साथ ही उन्होंने सुई की दिशा को वर्टिकल यानी एकदम सीधा कर दिया। और चौथा आविष्कार अंत में ग्रोवर और बेकर ने 2 धागे वाली सिलाई मशीन का विचार पेश किया। इसमें ऊपर और नीचे से आने वाले 2 धागे आपस में गुंथ जाते थे, जिससे टांके बहुत मजबूत हो जाते थे। इतने मजबूत कि कपड़े के खींचने पर भी आसानी से टूटते नहीं थे। ये सभी तकनीकें तो आज की आधुनिक सिलाई मशीनों में भी देखने को मिलती हैं। बिल्कुल। तो अगर ये चारों आविष्कार इतने ही बेहतरीन थे तो इन सब को एक साथ मिलाकर तुरंत एक मशीन क्यों नहीं बना दी गई? रुकावट कहाँ थी? यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि ये सभी आविष्कार अगर अलग-अलग देखे जाएं तो बेहतरीन थे, लेकिन अकेले कोई मुकम्मल मशीन नहीं बना पा रहे थे। यानी एक पूरी तरह से काम करने वाली सिलाई मशीन बनाने के लिए इन सबको एक साथ लाना जरूरी था। एकदम सही। जब तक होवे की सुई, विल्सन का फीड, सिंगर का पेडल और ग्रोवर बेकर का टांका एक साथ नहीं मिलते, मशीन बाजार में सफल नहीं हो सकती थी। और यहीं से इतिहास का वो दौर शुरू होता है जिसे सिलाई मशीन युद्ध कहा जाता है। सिलाई मशीन वॉर। जी। तो इसका मतलब ये है कि हर आविष्कारक अपनी अधूरी मशीन को पूरा करने के लिए दूसरों की तकनीक की नकल कर रहा था। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा था। हर कंपनी अपनी मशीन बेचने की जल्दी में थी और अनजाने अनजाने में वे दूसरों की तकनीकों का इस्तेमाल कर रही थी।
लेकिन पेंच ये था कि हर पुर्जे का पेटेंट अलग आविष्कारक के नाम पर दर्ज था। हाँ, और किसी ने भी अनुमति नहीं ली थी। इसका मतलब है कि इनोवेशन की जगह ये कानूनी युद्ध का मैदान बन गया। सीधे मुकदमे ही हुए होंगे। इस स्थिति का नतीजा बहुत ही विनाशकारी हुआ। किसी का भी ध्यान मशीन को बेहतर बनाने या लागत कम करने पर नहीं था। सब एक दूसरे पर कॉपीराइट और पेटेंट उल्लंघन के केस कर रहे थे। वो दौर ऐसा था कि आविष्कारक अपनी लैब में समय बिताने के बजाय सिर्फ अदालतों के चक्कर काट रहे थे। अपना पैसा और ऊर्जा वकीलों की फीस चुकाने में बर्बाद कर रहे थे। बिल्कुल, एक ऐसा समय जब दुनिया नई तकनीक का इंतजार कर रही थी, तब वो तकनीक वकीलों की फाइलों में दबकर रह गई थी। ये दिखाता है कि कैसे जब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अहंकार में उलझ जाती है तो असली काम पूरी तरह से थम जाता है। एकदम सही। यहाँ बात और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है जब अदालतों के चक्करों और वकीलों की फीस ने कंपनियों को दिवालिया होने की कगार पर ला दिया, तो 1856 में एक अनोखी घटना घटी। 1856 की वो मशहूर घटना? हमारे स्रोत बताते हैं कि एक कंपनी के वकील ने, जो इन मुकदमों से थक चुका था, एक बहुत ही क्रांतिकारी प्रस्ताव रखा। उसने सुझाव दिया कि इन कानूनी लड़ाइयों में पैसा बर्बाद करने के बजाय सभी प्रमुख कंपनियां एक संधि पर हस्ताक्षर करें। एक साझा पेटेंट पूल बनाने का विचार। जी, सभी कंपनियां अपने अपने पेटेंट का एक ही जगह विलय कर दें। एक दूसरे को नष्ट करने के बजाय तकनीक साझा करें। औद्योगिक इतिहास में ये उस समय के हिसाब से बहुत असाधारण कदम था। इसे सिलाई मशीन संधि कहा जाता है और ये दुनिया का पहला आधुनिक पेटेंट पूल था। और इसके नतीजे तो बहुत ही नाटकीय थे। जैसे ही पेटेंट साझा हुए, मुकदमे रातों रात वापस ले लिए गए। हाँ। कंपनियों के सिर से कानूनी लड़ाइयों का बोझ हट गया। अब वे बिना डरे तकनीक का इस्तेमाल कर सकती थीं। उन्होंने अपनी पूरी ऊर्जा मशीन के निर्माण और मार्केटिंग पर लगा दी। और इसके बाद जो आर्थिक आंकड़े सामने आए वो हैरान करने वाले हैं। जब उन्होंने लड़ना बंद किया, मशीन की लागत तेजी से नीचे आई। स्रोत बताते हैं कि जो मशीन $125 में बिकती थी, उसकी कीमत सीधे $100 पर आ गई। 1850 के दशक में $25 की गिरावट बहुत बड़ी बात थी और अलग अलग तकनीकों के एक साथ आने से गुणवत्ता में भी भारी उछाल आया। मशीनें बार बार खराब होना बंद हो गई और बिक्री का आंकड़ा तो किसी को भी चौंका सकता है। जी, बिक्री में लगभग 50 गुना की वृद्धि देखी गई। सिलाई मशीन कारखानों से निकलकर हर घर की जरूरत बन गई। एक पूरी वैश्विक इंडस्ट्री खड़ी हो गई। ये तस्वीर का उज्जवल पहलू है, लेकिन हर आर्थिक निर्णय के कुछ छिपे हुए प्रभाव भी होते हैं। क्या प्रभाव थे? इस संधि ने उन 4 संस्थापक कंपनियों को तो बहुत अमीर बना दिया, लेकिन बाहरी कंपनियों के लिए बाजार में प्रवेश लगभग असंभव कर दिया। मतलब ये पेटेंट पूल केवल उनके समूह के लिए मुफ्त था। बिल्कुल। अगर कोई नई कंपनी सिलाई मशीन बनाना चाहती तो उसे भारी रॉयल्टी चुकानी पड़ती थी। और मना करने पर उन चारों कंपनियों की संयुक्त कानूनी ताकत का कहर टूटता होगा। हाँ, एक तरह से उन्होंने पेटेंट प्रणाली का इस्तेमाल करके मोनोपोली बना ली थी और प्रतिस्पर्धियों को बाजार से बाहर कर दिया था। ये तो कुछ ऐसा हुआ कि पहले आपस में लड़ना बंद करके तरक्की कर ली और फिर उसी कानून को हथियार बनाकर दूसरों के लिए दरवाजे बंद कर दिए। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये सवाल उठता है कि समाज में पेटेंट का असली उद्देश्य क्या है। हाँ, वास्तव में क्या उद्देश्य है? ये व्यवस्था इसलिए बनाई गई है ताकि आविष्कारक को उसकी मेहनत और पैसे का उचित इनाम मिल सके। ये सरकार द्वारा दिया गया एक सीमित एकाधिकार है। क्योंकि अगर वित्तीय लाभ नहीं मिलेगा तो कोई नई तकनीक क्यों बनाएगा? सही कहा, लेकिन सरकार ये भी नहीं चाहती कि कोई हमेशा के लिए तकनीक पर कब्जा कर ले, इसलिए पेटेंट की एक समय सीमा होती है। तो इस सब का असल में मतलब क्या है? पेटेंट उद्योग को आगे बढ़ाते हैं या उसे कुछ लोगों तक सीमित कर देते हैं? सिलाई मशीन का मामला हमें यही सिखाता है। पेटेंट हमेशा के लिए नहीं होते, उनकी एक्सपायरी डेट होती है जो 14 से 20 साल के बीच होती है। जब तक संधि लागू रही, कंपनियों ने मुनाफा कमाया, लेकिन उन्होंने नए सुधारों और सस्तेपन को एक दायरे में कैद भी रखा। इसका असली परिणाम तब दिखा जब 1870 के दशक में इन पुर्जों के पेटेंट एक्सपायर हुए। जैसे ही पेटेंट खत्म हुए, तकनीकें पब्लिक डोमेन में आ गईं और रॉयल्टी फ्री हो गई। अब कोई भी बिना डरे नकल कर सकता था, जिससे बाजार में प्रतिस्पर्धा आ गई। और कीमत जो $100 पर रुकी थी वो गिरकर $30 और $40 के बीच आ गई।
और कीमत कम होने से बिक्री में 6 गुना और बढ़ोतरी हुई। ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि पेटेंट शुरुआत में नवाचार को बढ़ावा देते हैं, लेकिन लंबी अवधि में उसे समाज तक पहुंचने से रोक भी सकते हैं। ये पूरा वाकया सुनना किसी टाइम मशीन में बैठकर 1850 में जाने जैसा है, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात जो रिसर्च में उभर कर आती है वो ये है कि आज भी तकनीक की दुनिया बहुत ज्यादा नहीं बदली है। बिल्कुल नहीं बदली है। आज भी मशीनें किसी एक व्यक्ति के दिमाग की उपज नहीं होती, अनगिनत पुर्जों, सॉफ्टवेयर और माइक्रोचिप्स से बनती हैं। पहले पेटेंट पूरी मशीन पर होते थे। आज व्यवस्था इतनी जटिल है कि छोटे से हिस्से और काम करने के तरीके पर भी अलग पेटेंट दर्ज होते हैं। आज एक प्रोडक्ट बनाने के लिए दुनिया भर के हजारों पेटेंट धारकों को रॉयल्टी चुकानी पड़ती है। ये आज के तकनीकी युग की सच्चाई है। और इस आधुनिक पेटेंट युद्ध के सबसे बड़े उदाहरण फार्मास्यूटिकल यानी दवा उद्योग में मिलते हैं। जहां बड़ी फार्मा कंपनियां हमेशा कानूनी लड़ाई में उलझी रहती हैं, वो अदालत में साबित करने की कोशिश करती हैं कि किसी ने उनके फॉर्मुलेशन की कॉपी की है या किसी छोटे घटक का बिना अनुमति इस्तेमाल किया है। इसके विपरीत भारतीय फार्मा कंपनियों का मॉडल अलग है ना? जी, भारतीय कंपनियां उन सस्ती जेनेरिक दवाओं को बनाने में माहिर हैं जिनके मूल पेटेंट खत्म हो चुके हैं। ये तो बिल्कुल सिलाई मशीन के पेटेंट खत्म होने वाले दौर जैसा है। दवाइयाँ सस्ती हो जाती हैं और बड़ी आबादी तक पहुंचती हैं। बिल्कुल। और सिर्फ दवा उद्योग ही क्यों, आज के टेलीकॉम सेक्टर की हालत तो और भी गंभीर है। स्मार्टफोन का ही उदाहरण ले लें। चिप बनाने वाली कंपनी अलग है, एंटीना किसी और तकनीक पर है, बैटरी की केमिस्ट्री का पेटेंट किसी तीसरे के पास है, और स्क्रीन डिस्प्ले कोई और बनाता है। ये टेक कंपनियां आए दिन पेटेंट मुकदमों में एक दूसरे के आमने सामने होती हैं। स्मार्टफोन बनाने वाली शायद ही कोई कंपनी हो जिस पर पेटेंट का केस ना चल रहा हो। लेकिन इन आपसी लड़ाइयों से भी खतरनाक एक और ट्रेंड शुरू हो गया है जिसने पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या ये वही ट्रेंड है जिसे तकनीकी भाषा में पेटेंट ट्रोल्स कहा जाता है? जब मैंने दस्तावेजों में ये पढ़ा तो मुझे सच में अचंभा हुआ। हाँ, पेटेंट ट्रोल्स। शोध से पता चलता है कि कुछ ऐसी शेल कंपनियां हैं जो खुद कोई प्रोडक्ट नहीं बनाती। उनके पास न लैब है न वैज्ञानिक। उनका पूरा बिजनेस केवल पेटेंट की खरीद फरोख्त करना है। वे उन कंपनियों की तलाश करती हैं जो दिवालिया हो गई हैं और उनके पेटेंट बल्क में सस्ते में खरीद लेती हैं। और फिर बाजार में मौजूद सफल प्रोडक्ट्स को ढूंढती हैं जिनमें उस तकनीक का थोड़ा भी इस्तेमाल हो रहा हो, और फिर उन्हें नोटिस भेजकर भारी रॉयल्टी मांगते हुए मुकदमा कर देती हैं। ये पेटेंट प्रणाली का डार्क साइड है। इन्हें नॉन प्रैक्टिसिंग एंटिटीज या NPE कहा जाता है। सबसे दुखद बात यह है कि रॉयल्टी की मांग बेतुकी होने पर भी जब मामला अदालत में जाता है तो बचाव करने वाली कंपनी को भारी परेशानी उठानी पड़ती है। कॉर्पोरेट मुकदमों में कानूनी फीस इतनी ज्यादा होती है कि अपना समय और निवेशकों का पैसा बचाने के लिए ज्यादातर टेक कंपनियां अदालत के बाहर समझौता कर लेती हैं, सेटलमेंट कर लेती हैं। जी, इन ट्रोल्स का बिजनेस मॉडल ही इसी कानूनी फिरौती पर टिका है। वे जानते हैं कि कंपनियां केस लड़ने से ज्यादा कुछ लाख डॉलर देकर पीछा छुड़ाना पसंद करेंगे। ये सुनकर तो लगता है कि जो व्यवस्था रक्षा के लिए बनी थी वही सिरदर्द बन गई है। खैर, आइए इस विश्लेषण को थोड़े व्यवहारिक नजरिए पर लाते हैं। जो लोग व्यापार या वित्तीय बाजारों में रुचि रखते हैं उनके लिए 1856 के सिलाई मशीन युद्ध से लेकर आज के पेटेंट ट्रोल्स तक की कहानी का क्या फायदा है? इसे कैसे उपयोग में लाया जाए? इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसे सेक्टर्स का विश्लेषण कर रहा है जहां पेटेंट ही ताकत है, जैसे फार्मा या टेलीकॉम, तो उसे किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? अक्सर गलती ये होती है कि दर्जनों पेटेंट देखकर कंपनी को सुरक्षित मान लिया जाता है। पेटेंट एक सुरक्षा खाई, जिसे मोट कहा जाता है, उसका काम कर सकते हैं। जैसे पुराने जमाने में राजा किले के चारों तरफ खाई बनवाते थे। बिल्कुल, मजबूत पेटेंट कंपनी को बाजार के प्रतिस्पर्धियों से सुरक्षित रखता है। लेकिन सिर्फ खाई का होना काफी नहीं है, ये देखना होगा कि वो कितनी गहरी है। तो ये मोट कितना गहरा है, ये जांचने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या देखना चाहिए? अमूर्त संपत्ति या इंटेंजिबल एसेट्स का सेक्शन बहुत ध्यान से देखना चाहिए। यानी वो संपत्ति जिसे छू नहीं सकते। जी, इसके तहत पेटेंट पोर्टफोलियो की जानकारी मिलती है। सबसे पहले देखें कि कंपनी कितनी तेजी से नए पेटेंट फाइल कर रही है, क्योंकि अगर पुराने पेटेंट एक्सपायर हो रहे हैं और नए नहीं आ रहे तो मोट खत्म हो जाएगा। सही। इसके अलावा पेटेंट की प्रकृति क्या है? क्या वे दुनिया भर में रजिस्टर्ड हैं या सिर्फ एक देश में? और क्या वो बुनियादी यानी फाउंडेशनल है? हाँ, वो तकनीक जिसके बिना पूरा उत्पाद ही काम ना करे, वो कंपनी के लिए मजबूत खाई का काम करेगा। तो निष्कर्ष ये है कि सही नीयत से इस्तेमाल होने पर पेटेंट नवाचार बढ़ाते हैं, लेकिन गलत जगह पर ये सिर्फ वकीलों की फीस का मनी सिंक बन जाते हैं, जहां सिर्फ पैसा और समय बर्बाद होता है।
ये विश्लेषण स्पष्ट करता है कि तकनीक का इतिहास खुद को कैसे दोहराता है। अगर हम इस पूरी यात्रा को समेटें तो 1856 की उस संधि ने दुनिया के काम करने का तरीका बदल दिया था। और पेटेंट ने आविष्कारकों को प्रेरित भी किया और मुकदमों में उलझाकर इनोवेशन को धीमा भी किया। आज भी फार्मा मुकदमों, टेलीकॉम लड़ाइयों और पेटेंट ट्रोल्स में वही इतिहास दोहराया जा रहा है। और ये पूरा विश्लेषण हमें एक अंतिम लेकिन बहुत ही गहरे सवाल की ओर ले जाता है। वो सवाल क्या है? अगर 1856 में वो कंपनियां पेटेंट साझा करने के लिए साथ नहीं आती तो औद्योगिक इतिहास बहुत पीछे रह जाता। ये विचारणीय है कि आज कौन सी नई तकनीकें पेटेंट के जाल में फंसी हो सकती हैं। जैसे कि मानव जीन पेटेंटिंग का क्षेत्र। बिल्कुल। मानव जीन पेटेंटिंग वास्तव में भविष्य को बदल सकता है। श्रोताओं के लिए ये सोचना दिलचस्प होगा कि क्या होगा अगर भविष्य में कैंसर या किसी गंभीर बीमारी के इलाज के लिए जरूरी जीन के डीएनए अनुक्रम पर किसी कंपनी का पेटेंट हो जाए। अगर सिलाई मशीन के एक पुर्जे ने दुनिया को इतने सालों उलझाए रखा, तो मानव शरीर के कोड पर पेटेंट होने से स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या हाहाकार मचेगा? क्या दुनिया को 1856 जैसी किसी नई वैश्विक संधि की जरूरत पड़ेगी? ये तकनीक और कानून के भविष्य को लेकर सोचने पर मजबूर कर देता है। आज के इस विशेष विश्लेषण में शामिल होने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि इस चर्चा से इतिहास और आधुनिक तकनीक के इस जटिल रिश्ते को देखने का एक स्पष्ट नजरिया मिला होगा।